पैसा कुछ लोगों के पास है, कुछ के पास नहीं है। कुछ लोगों ने इसमें महारत हासिल कर ली है, अधिकांश अभी भी इसके पीछे भाग रहे हैं। आप पैसे को सिर्फ संख्याएं, स्प्रेडशीट और गणित समझ सकते हैं, या एक समीकरण जिसे हल करने की जरूरत है। लेकिन असली वित्तीय निर्णय कैलकुलेटर से दूर, खाने की मेजों पर अहंकार, गर्व, डर और व्यक्तिगत इतिहास के साथ किए जाते हैं। पैसे की असली प्रकृति स्प्रेडशीट के ठंडे अंकगणित और मानव स्वभाव के बीच नृत्य है। जब पैसे की बात आती है तो हम जटिल प्राणी होते हैं, और वित्तीय सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे व्यवहार करते हैं। ये वीडियो मॉर्गन हाउसेल की अद्भुत पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से प्रेरित है। आइए पैसे के अजीब और मानवीय पक्ष पर नजर डालें। वित्तीय डीएनए हम सभी अलग अलग पीढ़ियों से आते हैं। माता पिता अलग अलग आय अर्जित करते हैं और अलग अलग मूल्य रखते हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, अलग अलग आर्थिक वातावरण में अलग अलग प्रोत्साहन और अलग अलग अवसरों के साथ पैदा होते हैं। हम सभी के पास पैसे के बारे में बहुत अलग अलग अनुभव है। उदाहरण के लिए शेयर बाजार और मुद्रास्फीति को लें। 1970 में जन्मे लोगों ने अपनी किशोरावस्था और 20 के दशक के दौरान S&P 500 में लगभग 10 गुना वृद्धि देखी, जिसके कारण अधिकांश लोगों का शेयर बाजार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और निवेश करने की अधिक इच्छा हुई। 1950 में जन्मे लोगों ने अपनी किशोरावस्था और 20 के दशक में शेयर बाजार को कहीं नहीं जाते देखा, जिसके कारण शेयर बाजार के प्रति अधिक नकारात्मक दृष्टिकोण और निवेश करने की कम इच्छा हुई। 1960 के दशक में जन्मे लोगों ने अपनी किशोरावस्था और 20 के दशक के दौरान महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति का अनुभव किया, जिसके कारण मुद्रास्फीति और इसके प्रभावों के बारे में अधिक जागरूकता और अधिक नकारात्मक दृष्टिकोण हुआ। 1990 में जन्मे लोगों ने अपने जीवनकाल के दौरान अपेक्षाकृत कम मुद्रास्फीति का अनुभव किया, जिसके कारण इसके प्रभावों के बारे में कम चिंता और जागरूकता हुई। अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान शेयर बाजार और मुद्रास्फीति के साथ एक व्यक्ति का अनुभव निवेश और वित्तीय निर्णय लेने के प्रति उनके दृष्टिकोण और व्यवहार को बहुत हद तक आकार देता है। लोग अपने द्वारा लिए गए हर वित्तीय निर्णय को उस समय उनके पास उपलब्ध जानकारी और दुनिया के अपने मानसिक मॉडल के आधार पर उचित ठहराते हैं, जो उन्हें उनके माता पिता से मिला है और उनके अनूठे जीवन के अनुभवों से आकार लेता है। हालांकि उन्हें गलत जानकारी दी जा सकती है, जानकारी की कमी हो सकती है, या वे गलत निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उनके कार्य उस समय उनके लिए समझ में आते हैं और उनकी अपनी व्यक्तिगत कहानी से मेल खाते हैं। हाउसेल के अनुसार लोग पैसे के साथ कुछ पागलपन भरे काम करते हैं, लेकिन कोई भी पागल नहीं है। हम सभी के पास अद्वितीय विश्व दृष्टिकोण है, और चूंकि पैसे को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने का कोई सार्वभौमिक रूप से सही तरीका नहीं है, इसलिए हम में से कोई भी पागल नहीं है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों और अपने विश्व दृष्टिकोण के आधार पर वित्तीय निर्णय लेते हैं। कंपाउंड किंग्स इसमें कोई संदेह नहीं है कि वॉरेन बफेट को अब तक के सबसे महान निवेशकों में से एक माना जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि वॉरेन बफेट की 84.5 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति में से 81.5 बिलियन डॉलर की कमाई उनके 60 के दशक के मध्य में पहुंचने के बाद हुई थी। हाउसेल बताते हैं कि बहुत कम लोग इस सरल तथ्य पर पर्याप्त ध्यान देते हैं। बफेट की किस्मत सिर्फ एक अच्छे निवेशक होने की वजह से नहीं है, बल्कि बचपन से ही एक अच्छे निवेशक होने की वजह से है। 10 साल की कम उम्र से ही निवेश करने के परिणाम स्वरूप बफेट चक्रवृद्धि की शक्ति का लाभ उठाने में सक्षम थे। मान लीजिए कि आप 8% की ब्याज दर पर $1000 का निवेश करते हैं। आपके शुरुआती निवेश से आपको 1 साल बाद $80 की कमाई होगी। अगर आप अगले साल 8% ब्याज पर अपने कुल $1080 का चक्रवृद्धि करते हैं, तो अब आपको 86.4 की कमाई होगी। आपने अपने शुरुआती निवेश के साथ साथ मूलधन पर अर्जित ब्याज पर भी पैसा कमाया है। समय के साथ चक्रवृद्धि होने वाला निवेश न केवल मूल निवेश से, बल्कि मूल निवेश के ऊपर
अर्जित ब्याज से भी ब्याज अर्जित करता है। चक्रवृद्धि की विपरीत प्रकृति के कारण हमें से कई लोग ये नहीं समझ पाते कि इसके परिणाम कितने चरम हो सकते हैं। हालांकि चक्रवृद्धि आपको समय के साथ अधिक पैसा कमाने में मदद कर सकती है। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में गंभीर निवेश करना शुरू किया और 30 साल की उम्र तक उनकी कुल संपत्ति $1 मिलियन हो गई। आइए एक वैकल्पिक वास्तविकता की कल्पना करें, जहां वॉरेन बफेट 20 के दशक के अधिकांश युवा पुरुषों की तरह व्यवहार करते थे और अपनी शुरुआती आय का अधिकांश हिस्सा यात्रा और कुछ अच्छी कारों पर खर्च करते थे। अगर उन्होंने 30 साल की उम्र में $25,000 की कुल संपत्ति से शुरुआत की और 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हुए, लेकिन 22% सालाना का आश्चर्यजनक औसत रिटर्न अर्जित करना जारी रखा, तो आज उनकी कुल संपत्ति लगभग $11.9 मिलियन होगी। आज उनकी वास्तविक कुल संपत्ति $84.5 बिलियन से 99.9% कम। वॉरेन बफेट की वित्तीय सफलता का श्रेय उनके शुरुआती वर्षों में बनाए गए वित्तीय आधार और निवेश में उनकी लंबी अवधि को दिया जा सकता है। उनका कौशल निवेश करना है, लेकिन उनकी सफलता का रहस्य समय और चक्रवृद्धि की शक्ति है। इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखें। अब तक के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट है। हालांकि औसत रिटर्न के मामले में वे सबसे महान नहीं हैं। उदाहरण के लिए जिम सिमंस एक हेज फंड मैनेजर है, जिन्होंने 1988 से लेकर अब तक 66% की दर से सालाना चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित किया है। ये दर बफेट से कहीं ज्यादा है। हालांकि सिमंस की कुल संपत्ति 21 बिलियन है, जो बफेट से 75% कम है। ये कैसे संभव है? हाउसल के अनुसार इसका कारण यह है कि सिमंस तब तक निवेश में अपनी स्थिति नहीं बना पाए थे जब तक कि वो 50 वर्ष का था। इस प्रकार उसे बफेट की तुलना में चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आधे से भी कम वर्ष मिले। हाउसल का अनुमान है कि यदि उसने बफेट जितनी अवधि के लिए निवेश किया होता, तो आज उसकी कुल संपत्ति होती 63 क्विंटिलियन 900 क्वाड्रिलियन 780 1 ट्रिलियन 780 बिलियन 843 मिलियन $160,000 63 900 781 780 748 160 000। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को कम करके नहीं आंकना महत्वपूर्ण है। चक्रवृद्धि ब्याज के परिणाम चाहे कितने भी विरोधाभासी क्यों न लगे, उन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। निराशावाद और पैसा। आशावाद एक विश्वास है कि समय के साथ अच्छे परिणाम की संभावना आपके पक्ष में है, भले ही रास्ते में कुछ रुकावटें हों। लेकिन जब पैसे की बात आती है, तो हम सभी के मन में निराशावाद के प्रति एक पूर्वाग्रह होता है, जिसे हम अपने दिलों में संजो कर रखते हैं। हालांकि पीछे मुड़कर देखें तो पिछले कुछ सालों में चीजें आमतौर पर बेहतर हुई हैं। तो ऐसा क्या है कि हम आशावाद के बजाय निराशावाद को अपनाते हैं? इसका जवाब यह है कि अच्छी चीजें समय लेती हैं और रातों रात नहीं होती। पैसा एक ऐसा विषय है जो कई कारणों से निराशावाद को आकर्षित करता है। आइए इस तथ्य से शुरू करें कि पैसा हम सभी के लिए मायने रखता है। जब हम अर्थव्यवस्था में कुछ बुरा होने के बारे में सुनते हैं, तो हम ध्यान देने की अधिक संभावना रखते हैं। उदाहरण के लिए 6 महीनों में शेयर बाजार में 40% की गिरावट तुरंत ध्यान आकर्षित करने की संभावना है और यहां तक कि सरकार के हस्तक्षेप को भी आकर्षित कर सकती है। हालांकि 6 वर्षों में 140% की वृद्धि की वृद्धिशील प्रकृति काफी हद तक किसी का ध्यान नहीं जा सकती है। पिछले 50 वर्षों में चिकित्सा की प्रगति से हर साल आधे मिलियन अमेरिकी लोगों की जान बचाई गई है। हालांकि धीमी प्रगति आतंकवाद, विमान दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं जैसे त्वरित अचानक नुकसान की तुलना में कम ध्यान आकर्षित करती है। रातों रात कई त्रासदियां होती हैं, लेकिन रातों रात चमत्कार कम होते हैं। व्यावहारिक होने के लिए हमें निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। असफलताओं के बावजूद हम इस विश्वास पर कायम रह सकते हैं कि समय के साथ सकारात्मक परिणाम की संभावनाएं हमारे पक्ष में हैं। जब आप शेयर बाजार में गिरावट, आर्थिक संकट या अन्य पैसे की समस्याओं पर प्रकाश डालने वाली खबरें देखते हैं, तो याद रखने की कोशिश करें
कि समय के साथ चीजें बेहतर होती जाती हैं। दो भूले हुए तत्व। 1968 में दुनिया में लगभग 300 मिलियन हाई स्कूल आयु के लोग थे और उन 300 मिलियन में से 300 छात्र सिएटल के लेकसाइड नामक एक छोटे से स्कूल में पढ़ते थे। लेकसाइड उस समय दुनिया का एकमात्र हाई स्कूल था जिसके प्रोफेसर के पास एक कंप्यूटर टेलीटाइप मॉडल 30 को पट्टे पर देने की दूरदर्शिता थी। यह कोई साधारण कंप्यूटर नहीं था, यह उस समय के लिए उन्नत था और इस तरह का कंप्यूटर था जिस तक ग्रेजुएट छात्रों की भी पहुंच नहीं थी। और लेकसाइड के एक भाग्यशाली छात्र के लिए इसने सब कुछ बदल दिया। वो छात्र बिल गेट्स था। 300 मिलियन से 300 तक। 1968 में हाई स्कूल के छात्र के पास कंप्यूटर तक पहुंच होने की संभावना लगभग 1 मिलियन में एक थी। बिल गेट्स और उनके स्कूल के साथी पॉल एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। किशोरावस्था में ही गेट्स ने असाधारण बुद्धिमत्ता, कड़ी मेहनत और कंप्यूटर के लिए एक अलग दृष्टिकोण दिखाया। लेकिन लेकसाइड जाने से उन्हें 1 मिलियन में एक प्रतिस्पर्धी लाभ और बढ़त भी मिली और गेट्स इस बारे में शर्मिंदा नहीं है। 2005 में उन्होंने कहा, यदि लेकसाइड नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। प्रारंभिक माइक्रोसॉफ्ट कहानी में अक्सर जो उल्लेख नहीं किया जाता है वो हाई स्कूल कंप्यूटर प्रतिभाओं के इस गिरोह का तीसरा सदस्य था, केंट इवांस। जितना बुद्धिमान उतना ही दूरदर्शी। केंट बहुत अच्छी तरह से गेट्स और एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापकों में से एक हो सकते थे। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। हाई स्कूल से स्नातक होने से पहले एक पर्वतारोहण दुर्घटना ने केंट की जान ले ली। पर्वतारोहण दुर्घटना में हाई स्कूल के किसी छात्र के मारे जाने की संभावना लगभग 1 मिलियन में एक है। ठीक वैसे ही जैसे कि भाग्य का अत्यंत दुर्लभ प्रहार बिल गेट्स और पॉल एलन को महान सफलता की ओर ले जाएगा, केन इवांस एक अत्यंत दुर्लभ घटना का अनुभव करेंगे और हाउसेल द्वारा भाग्य के करीबी भाई जोखिम के साथ मुठभेड़ होगी। भाग्य और जोखिम हवा और लहरों की तरह है जो एक सेलबोट के मार्ग को निर्धारित करते हैं। नाविक पतवार और पाल को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अंततः नाव की दिशा और गति बाहरी कारकों से प्रभावित होती है जिन्हें पूरी तरह से भविष्यवाणी या नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। सफलता की खोज उतार चढ़ाव से भरी होती है और हमारे जीवन को आकार देने में भाग्य और जोखिम की भूमिका एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। ये समझना कि सफलता कारकों का एक जटिल संयोजन है जिसमें प्रतिभा और भाग्य दोनों शामिल हैं, हमें अपने वित्तीय निर्णयों को अधिक विनम्रता और परिप्रेक्ष्य के साथ देखने में मदद कर सकता है। खुशी की कुंजी। लोग खुद को खुश रखने के लिए अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हाउसेल के अनुसार खुशी की कुंजी वह करने की क्षमता है जो आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं, जिसके साथ आप चाहते हैं, जब तक आप चाहते हैं। भौतिक धन की खोज ने कई लोगों को पहले से कहीं अधिक अमीर होने के बावजूद कड़ी मेहनत करने और अपने समय पर अधिक नियंत्रण खोने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि अध्ययन बताते हैं कि अपने जीवन पर नियंत्रण रखना यह आपके वेतन, घर के आकार या कैरियर की प्रतिष्ठा से कहीं ज्यादा भलाई की सकारात्मक भावनाओं का सबसे भरोसेमंद भविष्यवक्ता है। आखिरकार अपने समय को नियंत्रित करना सबसे ज्यादा लाभांश है जो पैसे से मिलता है। समय की कद्र किए बिना पैसे का पीछा करना एक छेद वाली बाल्टी को भरने जैसा है। चाहे आप कितना भी पानी डालें, ये बाहर निकलता रहेगा। इसी तरह चाहे आप कितना भी पैसा जमा कर लें, अगर आपका अपने समय पर नियंत्रण नहीं है और आप अपने परिश्रम का फल नहीं ले सकते, तो ये स्थायी खुशी नहीं लाएगा। टेल इवेंट्स बर्गग्रोइन, एक व्यक्ति जो नाजी जर्मनी से भागकर अमेरिका में बस गया, अब तक के सबसे सफल कला डीलरों में से एक बन गया। उन्होंने पिकासो, क्ली और मैटिस जैसे प्रसिद्ध कलाकारों की कृतियों सहित भारी मात्रा में कला एकत्र की। 2000 में उन्होंने अपने संग्रह का एक हिस्सा 100 मिलियन यूरो से अधिक में बेचा। इतनी सारी उत्कृष्ट कृतियां प्राप्त करने का उनका रहस्य क्या था? क्या ये कौशल था? क्या ये भाग्य था? होराइजन नामक एक शोध फर्म के अनुसार
महान निवेशक बड़ी मात्रा में कलाकृतियां खरीदते हैं और उन्हें लंबे समय तक अपने पास रखते हैं। वे उन कुछ पेंटिंग्स के प्रसिद्ध होने और बहुत अधिक मूल्य की होने का इंतजार करते हैं, भले ही उनके द्वारा खरीदी गई अधिकांश पेंटिंग्स बहुत अधिक मूल्य की न हो। दूसरे शब्दों में, ये हर समय सही होने के बारे में नहीं है, बल्कि एक विविध पोर्टफोलियो होने और कुछ विजेताओं के उभरने की प्रतीक्षा करने के बारे में है। शायद बर्गग्रुएन जैसे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में जो 99% कृतियां हासिल की, वे बहुत कम मूल्य की निकली। वो अधिकांश समय गलत हो सकता है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि बाकी 1% पिकासो जैसे किसी व्यक्ति की कृतियां निकली। इन घटनाओं को लॉन्ग टेल के रूप में जाना जाता है, जब कुछ ही घटनाएं अधिकांश परिणामों के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। बर्गग्रुएन के कला संग्रह की लॉन्ग टेल्स ने ही उन्हें अंतिम भाग्य का मार्ग दिखाया। बर्गग्रुएन की कहानी हमें निवेश के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाती है, और ये लॉन्ग टेल अवधारणा व्यवसाय और निवेश के कई पहलुओं पर भी लागू होती है। इसका स्पष्ट उदाहरण वेंचर कैपिटल है। वीसी फंड में अधिकांश स्टार्टअप विफल हो जाएंगे और फंड के लिए पैसा खो देंगे, लेकिन उन्हें बस कुछ आउटलायर स्टार्टअप की जरूरत है जो घाटे की भरपाई के लिए 20x प्लस रिटर्न कमाते हैं। उदाहरण के लिए Amazon को ही ले। 2018 में इसने S&P 500 पर 6% रिटर्न दिया। भले ही ये सिर्फ एक कंपनी है, अगर हम Amazon के अंदर देखें, इसकी वृद्धि मुख्य रूप से 2 टेल इवेंट्स द्वारा संचालित थी, Amazon प्राइम और Amazon वेब सर्विसेज। इन 2 उत्पादों ने अकेले ही Amazon के सभी कम सफल प्रयोगों, जैसे कि फायर फोन या ट्रैवल एजेंसियों की भरपाई कर दी। Amazon फायर फोन की विनाशकारी रिलीज के बाद शेयरधारकों से माफी मांगने के बजाय जेफ बेजोस ने कहा, अगर आपको लगता है कि ये एक बड़ी विफलता है, तो हम अभी बहुत बड़ी विफलताओं पर काम कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उनमें से कुछ फायर फोन को एक छोटे से ब्लिप की तरह दिखाने जा रहे हैं। बेजोस समझते हैं कि अगर प्रक्रिया टेल इवेंट उत्पादों का 1% बनाती है जो सब कुछ चलाती है, तो अधिकांश उत्पादों के साथ गलतियां करना और विफल होना ठीक है। टेल इवेंट ज्यादातर सहज नहीं होते और हमसे छिपे होते हैं, क्योंकि हम केवल तैयार उत्पाद देखते हैं और उस तैयार उत्पाद तक पहुंचने के दौरान होने वाली सभी विफलताओं को नहीं देखते। पुस्तक में हाउसेल ने एक स्टैंड अप कॉमेडियन का वास्तविक जीवन का उदाहरण दिया है। जब आप नेटफ्लिक्स स्पेशल देख रहे होते हैं, तो आप खुद से कहते हैं, वाह, ये कॉमेडियन कमाल का है। जो आप नहीं देख रहे हैं वह है वे सभी परीक्षण और त्रुटि विफल चुटकुले जो कॉमेडियन ने स्पेशल करने से पहले देश भर के छोटे क्लबों में आजमाए थे। नेटफ्लिक्स स्पेशल उन सभी टेल इवेंट चुटकुलों का 1% संग्रह है जिन्होंने वास्तव में लोगों को हंसाया। 99% चुटकुले शायद ठीक ठाक थे। जब निवेश की बात आती है, भले ही लंबी पूंछें प्रचलित हो, हम में से अधिकांश लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं। जब चीजें गलत होती हैं, तो हम जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं कि व्यापार, निवेश और वित्त में सब कुछ टेल्स द्वारा संचालित होता है, आपको एहसास होता है कि बहुत सी चीजें गलत हो सकती हैं, विफल हो सकती है या बिखर सकती है। याद रखें, वॉरेन बफेट ने जिन लगभग 500 शेयरों को चुना है, उनमें से केवल 10 ने ही उनका अधिकांश पैसा कमाया है। अच्छे शेयर चुनने वाले केवल आधे समय ही सही होंगे। अच्छे नेता केवल आधे समय ही अच्छे निर्णय लेंगे। ये तथ्य कि आप कभी कभी गलत हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि समय के साथ चीजें ठीक नहीं होंगी। अंत में परिणाम केवल कुछ घटनाओं द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। सच्चा धन बनाम अमीर होने और धनी होने के बीच के अंतर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अमीरी का मतलब है आपकी मौजूदा आय और आपके पास जो चीजें, जबकि संपत्ति का मतलब है वो वित्तीय संपत्तियां जिन्हें आपको अभी खर्च करना है। सच्ची संपत्ति वो नहीं है जो आप देखते हैं, बल्कि वो है जो आप नहीं देखते। ये मान लेना आसान है कि लैम्बोर्गिनी चलाने वाला कोई व्यक्ति अमीर है, लेकिन दिखावा धोखा दे सकता है। वास्तव में कई व्यक्ति अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर रहे हैं और अपनी शानदार जीवन शैली को पूरा करने के लिए कर्ज पर निर्भर है।
संपत्ति उन कारों, हीरे की अंगूठियों या आपके पास मौजूद घरों के बारे में नहीं है। ये उन वित्तीय संपत्तियों के बारे में है जिन्हें आपको अभी खर्च करना है। संपत्ति इकट्ठा करने के लिए आत्मनियंत्रण और संयम की जरूरत होती है। हीरे, घड़ियां और देवदार प्रथम श्रेणी के उन्नयन जिन्हें आप अस्वीकार करते हैं, वे सभी आपकी समग्र संपत्ति में योगदान करते हैं। ऐसे अमीर रोल मॉडल ढूंढना आसान है जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन असली संपत्ति छिपी होती है और इसलिए उसकी नकल करना मुश्किल होता है। हमें यह मानने के लिए तैयार किया जाता है कि पैसे होने का मतलब है पैसे खर्च करना, लेकिन संपत्ति बनाने की असली कुंजी आपके पास मौजूद पैसे को बचाना और निवेश करना है। वास्तव में अमीर बनने का एकमात्र तरीका यह है कि आपके पास जो पैसा है उसे खर्च न करें। अगली बार जब आप किसी को शानदार कार चलाते या बड़े घर में रहते देखें, तो याद रखें कि आप सिर्फ दिखावे से धन का अंदाजा नहीं लगा सकते। धन की असली कुंजी आत्मनियंत्रण, संयम, संपत्ति बनाना और अपने भविष्य में निवेश करना है। असली कीमत कल्पना करें कि आप शिखर पर पहुंचने और अद्भुत दृश्य को निहारने के लक्ष्य के साथ पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। शायद उस दिन आपको धूप मिले, शायद बारिश। आप खो सकते हैं, आप गिर सकते हैं और खुद को चोटिल कर सकते हैं। चढ़ाई की कठिनाई हमेशा तब तक स्पष्ट नहीं होती जब तक आप इसके बीच में न हो। जमीन से ऊपर की ओर देखने पर रास्ता स्पष्ट लग सकता है, लेकिन रास्ते में आपको निश्चित रूप से अपने रास्ते का पुनर्मूल्यांकन करने और शिखर तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता बदलने की आवश्यकता होगी। हालांकि आपको इस बात का कोई भ्रम नहीं है कि कोई सुनहरा एस्केलेटर होगा जो आपको सुरक्षित रूप से शिखर तक ले जाएगा। आप चढ़ाई से पहले समझ जाते हैं कि ये अनिश्चितता और जोखिम ही वो कीमत है जो आपको शीर्ष पर पहुंचने के लिए चुकानी होगी। लेकिन जब शेयर बाजार में निवेश करने की बात आती है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि वे अनिश्चितता और जोखिम से बच सकते हैं और कुछ भी नहीं करके कुछ पा सकते हैं। हाउसेल शेयर बाजार की तुलना नई कार खरीदने से करते हैं। अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो आपके पास 3 विकल्प है। आप नई कार खरीद सकते हैं, पुरानी कार खरीद सकते हैं या चोरी कर सकते हैं। नई कार की कीमत ज्यादा होती है, लेकिन इनाम ज्यादा होता है। नई कार को शेयर बाजार से 12% रिटर्न पाने के लक्ष्य के रूप में सोचें। पुरानी कार सस्ती होती है, लेकिन इनाम भी कम होता है। पुरानी कार ज्यादा सुरक्षित निवेश की तरह होती है, लेकिन सालाना सिर्फ 4% रिटर्न देती है। कार चुराना कुछ भी बिना कुछ दिए पाने की कोशिश करने जैसा है। 99% लोग कार चुराने से बचते हैं क्योंकि इसके परिणाम लाभ से ज्यादा होते हैं। हालांकि जब शेयर बाजार की बात आती है तो लोग इस धारणा के तहत दिखते हैं कि वे विकल्प 3 चुन सकते हैं और बाजार से चोरी कर सकते हैं। वे कीमत चुकाए बिना अच्छे बाजार रिटर्न पाने के लिए सभी तरह की तरकीबें और रणनीतियां आजमाते हैं। गिरावट से ठीक पहले बेचने या तेजी से ठीक पहले खरीदने का प्रयास करना। उदाहरण के लिए, अपने रिटायरमेंट की तैयारी में 30 वर्षों में 11% वार्षिक रिटर्न अर्जित करना चाहते हैं। 1950 से 2019 तक डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने प्रति वर्ष लगभग 11% रिटर्न दिया है। हालांकि उन 69 वर्षों में निश्चित रूप से कई उच्च और निम्न स्तर आए। कई लोगों के लिए अपने निवेश को ऊपर नीचे होते देखना दर्दनाक हो सकता है, इसलिए वे लंबे समय तक अस्थिरता और अनिश्चितता की कीमत चुकाए बिना जल्दी से जल्दी निवेश करने और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जो कार चुराने की कोशिश करने जैसा है। निवेश करते समय आपको जो कीमत चुकानी होगी वो सिर्फ डॉलर या सेंट के बारे में नहीं है। ये उन भावनाओं को स्वीकार करने के बारे में है जो अस्थिरता, डर और जोखिम ला सकती है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि सफल निवेश की कीमत होती है। ये कीमत तुरंत स्पष्ट नहीं होती, लेकिन आपको इसे चुकाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी अन्य उत्पाद के लिए चुकाते हैं। कुंजी यह है कि आप खुद को यह विश्वास दिलाएं कि बाजार की फीस इसके लायक है, कि यह भुगतान करने लायक प्रवेश शुल्क है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह होगा, लेकिन अगर आप प्रवेश शुल्क को जुर्माना मानते हैं
तो आप कभी भी अनुभव का आनंद नहीं ले पाएंगे। एक बार कीमत मिल जाने पर उसे चुकाने के लिए तैयार रहें। सुखद ट्रेडमिल। पर्याप्त। जाने कि कब पर्याप्त है। सुखद अनुकूलन या सुखद ट्रेडमिल की अवधारणा से परिचित हो। हर बार जब आप लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो आप लक्ष्य को और आगे बढ़ाते रहते हैं। आपको बस बर्नी मैडॉफ और गुप्ता के निधन को देखने की जरूरत है। दो ऐसे व्यक्ति जिनके पास पहले से ही सब कुछ था और वे बहुत अमीर थे। लेकिन दुनिया का सारा पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं होता। दोनों ही और अधिक पैसा कमाने के लिए अपराध का सहारा लेते हैं। धन और सफलता की खोज बिना ये जाने कि कब पर्याप्त है, कभी न खत्म होने वाली सीढ़ी चढ़ने जैसा है। कोई चाहे कितनी भी ऊंचाई पर चढ़ जाए, हमेशा एक और सीढ़ी होती है जिस तक पहुंचना होता है, और ये खोज पूरी तरह से खत्म हो सकती है, जिससे खुशी और संतुष्टि की कमी हो सकती है।